केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार चैप्टर 3 भौतिक रसायन में आगे के श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें पढ़ना है सेल। सेल क्या है? एक वैद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है। सेल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत अपघटनी सेल है और दूसरा वैद्युत रासायनिक सेल। नंबर 1, वैद्युत अपघटनी सेल। वह रासायनिक युक्ति अथवा साधन जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इस प्रकार के सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है, अर्थात इसमें अस्वतः रेडॉक्स अपक्रिया होती है। अस्वतः रेडॉक्स अपक्रिया को इसमें संपन्न किया जाता है। वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। इस सेल में एक पात्र में धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। यहाँ चित्र बनाया गया है। एक पात्र है, इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ा गया है। एक तरफ धनात्मक आवेश है, एक तरफ ऋणात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं तथा ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। इस पात्र के अंदर वैद्युत अपघट्य का विलयन यह सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट आदि हो सकता है, भरा गया है। बैटरी की सहायता से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रॉन, धनावेशित इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाने लगते हैं। इस सेल में एक पात्र में धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बाह्य सिरों को एक बैटरी से जोड़ते हैं। वैद्युत अपघट्य में जिस इलेक्ट्रोड की ओर से वैद्युत धारा का प्रवेश होता है उसे एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड की ओर से निष्कासन होता है, जिस इलेक्ट्रोड की ओर से निष्कासन होता है उसे कैथोड कहते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन अपक्रिया होती है। वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के मध्य बाह्य स्रोत से विभवांतर लगाने पर अर्थात बैटरी से जोड़ने पर वैद्युत अपघट्य के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन करते हैं, अर्थात धन आयन कैथोड की ओर तथा ऋण आयन एनोड की ओर अभिगमन करता है और अपना आवेश इन इलेक्ट्रोडों पर त्याग देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिंक क्लोराइड का विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक आयन तथा क्लोराइड आयनों में अपघटित हो जाता है, परंतु कैथोड पर जिंक आयनों का जिंक में अपचयन तथा एनोड पर क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस सेल में एनोड
पॉजिटिव ध्रुव तथा कैथोड नेगेटिव ध्रुव होता है। इसकी अभिक्रिया दी गई है। जिंक क्लोराइड का जलीय विलयन इक्वल टू, अपने आप में टूटता है, यानी जिंक आयन और क्लोराइड आयन में। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीकरण क्रिया होती है। और कैथोड पर जिंक आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके जिंक धातु बनाता है, यानी कि इस पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। नंबर 2, वैद्युत रासायनिक सेल वह रासायनिक युक्ति या साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इस प्रकार के सेल का निर्माण सर्वप्रथम गैल्वेनी तथा वोल्टा ने किया था, इसलिए इस सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित होने के कारण इसे रिडॉक्स सेल भी कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तथा यह प्रक्रिया एक धात्विक तार के माध्यम से होती है तथा इससे विद्युत धारा यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस सेल में स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। वैद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो अर्ध सेल कहलाते हैं तथा इन पर होने वाली अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं तथा जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल में विद्युत अवघटनित सेल का उल्टा होता है। तथा जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। कैथोड सेल का धन ध्रुव होता है तथा एनोड सेल का ऋण ध्रुव होता है। सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। इस सेल से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग मोटर, हीटर, पंखा, गीजर आदि में किया जाता है। तो उसके बाद वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। वैद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार के होते हैं, पहला रासायनिक सेल तथा दूसरा है सांद्रता सेल। यहाँ पर हमको केवल रासायनिक सेल के बारे में पढ़ना है। तो पहले से रासायनिक सेल है। इस प्रकार के सेलों का मुख्य उदाहरण डैनियल सेल है। डैनियल सेल एक प्रारूपी गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल में 2 प्रकार इस सेल में 2 प्रकार, यहाँ प्रकार नहीं, यहाँ सेल में 2 पात्र है, यहाँ होगा पात्र। इस सेल में 2 पात्र होते हैं। यहाँ पर डैनियल सेल दिखाया गया है। इस सेल में 2 पात्र हैं, एक ये और एक वाला ये। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा गया है और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है।
दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया है तथा दोनों पात्रों को एक लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है। इस साल्ट ब्रिज में पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा गया है। इसके स्थान पर हम पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड आदि के विलयन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लवण सेतु जो होता है एक यू आकार की नली होती है। इसके अंदर भरा गया विद्युत अपघट्य मुख्य रूप से अक्रिय होता है, जो दोनों पात्रों को या दोनों पात्रों में भरे विलयनों को अलग करने का कार्य करता है। इन विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक सल्फेट जिंक आयन तथा सल्फेट आयन में टूट जाता है तथा कॉपर सल्फेट कॉपर आयन तथा सल्फेट आयन में टूट जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर विद्युत का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है। इस डैनियल सेल में यहाँ पर एनोड नेगेटिव ध्रुव होता है और कैथोड पॉजिटिव ध्रुव होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि इस सेल में दो पात्र होते हैं। एक पात्र में कॉपर सल्फेट का सांद्र जलीय विलयन भरा होता है। इस विलयन में कॉपर की छड़ डूबी रहती है। दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट का सांद्र जलीय विलयन भरा रहता है या सांद्र होगा भरा रहता है। उसमें एक जिंक की छड़ डूबी रहती है और दोनों विलयनों का संपर्क लवण सेतु जैसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड आदि के विलयन से भरी यू नली की सहायता से इन अर्ध सेलों में एक पूर्ण सेल बना लेते हैं और कॉपर तथा जिंक की छड़ों को एक वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ देते हैं। इससे सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से वाह्य परिपथ की सहायता से कॉपर इलेक्ट्रोड पर होने लगता है, अर्थात सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसका अनुभव वोल्ट मीटर में विक्षेप से होता है। जो वोल्ट मीटर होता है इधर उधर ऐसे गति करने लगता है। इस स्थिति में जिंक क्लोराइड के जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयनों के रूप में विलयन में चले जाते हैं तथा विलयन में उपस्थित कॉपर आयन कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर परमाणुओं के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। इस प्रकार सेल में आयनों के लवण सेतु में से होकर जाने के कारण आंतरिक परिपथ भी पूर्ण हो जाता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। वाह्य परिपथ में कॉपर से जिंक छड़ की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉनों की धारा जिंक से कॉपर की छड़ की ओर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रोडों के मध्य यह विभवांतर वैद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव कहलाता है। इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि जिंक की छड़ है ठोस अवस्था में, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होने पर यह जिंक आयन
में टूट जाता है, यानी कि इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। लवण सेतु एक ही आकार की नली होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड अथवा पोटेशियम सल्फेट की एगार एगार या जिलेटिन में लेई बनाकर भरते हैं। अक्रिय वैद्युत अपघट्य वह वैद्युत अपघट्य है जो रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और न ही सेल में प्रयुक्त अन्य वैद्युत अपघट्यों से रासायनिक अभिक्रिया करता है। एक वैद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला है विद्युत परिपथ को पूर्ण करके विद्युत धारा का प्रवाह करना और दूसरा है अविद्युत उदासीनता को बनाए रखना। एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एनोड के पास धनावेशित आयन तथा कैथोड के पास ऋण आवेशित आयन एकत्र हो जाते हैं। सेल में एनोड के पास जिंक आयन तथा कैथोड के पास सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। लवण सेतु में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के ऋण आयन एनोड सेल में और धन आयन कैथोड सेल में अभिगमन कर जाते हैं और विद्युत उदासीनता बनाए रखते हैं। अतः कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। जो कॉपर आयन होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। किसमें होता है अपचयित? कॉपर धातु में अपचयित हो जाता है, यानी इस पर अपचयन की क्रिया होती है। इस सेल में निम्नलिखित प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, जो अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमको रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त होगी। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन इक्वल टू जिंक आयन प्लस कॉपर धातु। सेल में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया की पूर्ण अभिक्रिया सेल कहलाती है। सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वह कैथोड कहलाता है। डैनियल सेल का एनोड जिंक इलेक्ट्रोड तथा कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। लवण सेतु या साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोडों के पास आवेशित आयनों को एकत्र होने से रोकता है। गैल्वेनिक सेल का निरूपण करते समय हम एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। डैनियल सेल के परिपथ को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जिंक सॉलिड आबलिक जिंक सल्फेट समानांतर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन आबलिक कॉपर धातु, या इसको ले सकते हैं जिंक आयन इक्वस समानांतर कॉपर आयन इक्वस कॉपर सॉलिड। अतः सेल का विभव या वैद्युत वाहक बल ये सेल बराबर ई दायां पक्ष माइनस ई बायां पक्ष, ई को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, या इसी को हम दाएं पक्ष में यहाँ पर दिखा सकते हैं। ई ओ सेल इक्वल टू ई जीरो सेल, ई जीरो कॉपर आयन आबलिक कॉपर माइनस ई ओ जिंक आयन आबलिक जिंक। दाएं पक्ष में कैथोड होता है और बाएं पक्ष में एनोड होता है, यानी इसको हम ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैथोड होता है यानी कॉपर आयन आबलिक कॉपर, इसका मान 0.34 यानी प्लस 0.34, और एनोड का यहाँ जो मानक विभव होता है
वो -0.76 वोल्ट होता है। यानी कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा यहाँ पर +1.10 वोल्ट। उसके बाद विद्युत अपघटन क्या है? जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि एकत्र जमा हो जाते हैं। इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जिसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत अपघटन सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल में अंतर। तो यहाँ 2 कॉलम बना, एक तरफ विद्युत अपघटन सेल है, दूसरी तरफ विद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल है। नंबर 1, विद्युत अपघटन सेल में किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जबकि गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दूसरा, विद्युत अपघटन सेल में अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपन्न होती है, जबकि गैल्वेनिक सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा, विद्युत अपघटन सेल में एनोड धन ध्रुव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड धन ध्रुव होता है। चौथा है, विद्युत अपघटन सेल में कैथोड ऋण ध्रुव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है। पांचवा है, विद्युत अपघटन सेल में बाह्य परिपथ में बैटरी या विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाना आवश्यक है, जबकि गैल्वेनिक सेल में या विद्युत रासायनिक सेल में किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। छठा कि विद्युत अपघटन सेल में एक ही पात्र में एक ही विद्युत अपघट्य के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड 2 पृथक पात्रों में पृथक पृथक विद्युत अपघट्यों के विलयनों में डूबे रहते हैं। 7वां पॉइंट है, विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु या स्तरंध्र पात्र प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु या स्तरंध्र पात्र प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल या सेल विभव। सेल विभव क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में 2 अर्धसेल होते हैं। दोनों अर्धसेलों के अपने पृथक पृथक इलेक्ट्रोड होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव भी भिन्न भिन्न होते हैं। परिपथ को पूर्ण करने पर उच्च इलेक्ट्रोड विभव पर ऑक्सीकरण अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तथा निम्न इलेक्ट्रोड विभव पर अपचयन अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल या EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल या सेल विभव या सेल वोल्टता कहते हैं। किसी सेल का EMF निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, अभिकारक के प्रकृति पर, यानी कि अभिकारक कैसा है, किस टाइप का अभिकारक लिया गया है। दूसरा, अर्धसेलों में विलयन की सांद्रता, जो अर्धसेल बनाया गया है उस विलयन में जो विद्युत अपघट्य है यानी पदार्थ किस मात्रा में लिया गया है। और तीसरा, ताप है, यानी उसका ताप कम है या ज़्यादा है वो उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है
इलेक्ट्रोड विभव का मापन। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने हेतु इसे किसी ज्ञात विभव वाले मानक इलेक्ट्रोड से संयुक्त करके प्राप्त शेल का वैद्युत वाहक बल प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया जा सकता है तथा इस अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव शेल के विद्युत वाहक बल और मानक इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर के बराबर होता है। अर्थात ई शेल बराबर ई दायां पक्ष माइनस ई बायां पक्ष, ये जो है इलेक्ट्रोड विभव है। अतः ई शेल बराबर दायां पक्ष यहाँ पर ई कैथोड, बायां पक्ष माइनस ई एनोड, यानी ये अपचय इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार होगा। यहाँ पे जहाँ ई शेल बराबर इस शेल का वैद्युत वाहक बल, ई एनोड बराबर एनोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ई कैथोड बराबर कैथोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जबकि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से ई शेल बराबर ई एनोड माइनस ई कैथोड सूत्र प्रयुक्त होता है। यानी कि अगर अपचयन होगा तो ये सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, ई शेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब अगर ऑक्सीकरण विभव है या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है तो वहाँ पर ई शेल बराबर ई एनोड माइनस ई कैथोड सूत्र का प्रयोग होगा। इन सूत्रों में वैद्युत वाहक बल एफ तथा ज्ञात मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से दूसरे अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है। अतः मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए सूत्र ई जीरो शेल बराबर या जीरो, या इसको ईओ कह सकते हैं, ईओ शेल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर ईओ कैथोड माइनस ईओ एनोड प्रयुक्त होता है। जहाँ ईओ शेल बराबर शेल का मानक विभव, ईओ एनोड बराबर एनोड का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ई जीरो कैथोड बराबर कैथोड का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। इसके बाद है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस मानक इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। इसके निर्माण हेतु प्लेटिनम धातु की एक पतली प्लेट को क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में रखते हैं और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। यह प्लेट यहाँ देखिए इस चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के अनुसार चारों तरफ से घिरी होती है। यह एक हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड है। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक कांच की नली है। इस नली के अंदर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन का 1 मोलर सांद्रता का विलयन भरा होता है और इस विलयन में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डूबी होती है। इस कांच नली के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और ये हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन में होती है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आगे दिखाया गया है। यहाँ पर
जिसमें एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने हेतु ऊपर से एक मार्ग होता है तथा कांच की नली के नीचे अवशेष हाइड्रोजन गैस निकालने हेतु एक अन्य मार्ग भी होता है। इस इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रण वाले हाइड्रोजन आयन विलयन यानी कि 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबा दिया जाता है। इस विलयन में एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है तथा शेष अम्ल के मोलर विलयन में विलीन हो जाती है। इस कारण प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। यानी अभिक्रिया को हम व्यक्त कर सकते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन गैस जो प्रवाहित की गई, प्रवाहित करने पर ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, यानी इस पर जहाँ जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसको निम्नलिखित प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। H2 गैस Pt/H इक्वस या प्लेटिनम H2 गैस H आयन इक्वस। दाब इसका 1 वायुमंडल है, इसका दाब 1 वायुमंडल है और मोलर सांद्रता है वो 1 मोलर है। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से 0 वोल्ट निर्धारित कर दिया जाता है। इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने हेतु उसे एक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक वैद्युत रासायनिक यानी गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है और उसके पश्चात उसका वैद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं जो उस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है। तो यहाँ जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव है, इसके उपयोग से कुछ इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। पहला इसमें दिया गया है जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना। इसको आप इस तरह से जो है नोट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ सेल का परिपथ दिखाया गया है वोल्ट तक और ये मानक जिंक इलेक्ट्रोड विभव का चित्र है। ये डैनियल सेल की भांति होता है जिसको हम गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पात्र है, एक पात्र में जिंक सल्फेट विलयन भरा गया है और एक पात्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है। दोनों को यहाँ लवण क्षेत्र से जोड़ दिया गया है। इस पात्र में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ डुबा दिया गया है। धारा का प्रवाह ऋण ध्रुव की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण ध्रुव की तरफ और धारा का प्रवाह भी ऋण ध्रुव की तरफ होता है। यहाँ पर दिखाया गया है, क्षेत्र फलक है, लवण सेतु है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर की सहायता से यहाँ पर इसका मान आता 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, फिगर है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं और अपने काम में लिख सकते हैं।
डैनियल सेल की भांति यहाँ पर मानक कॉपर इलेक्ट्रॉन विभव दिखाया गया है। अंत में आएगा ईओ सेल बराबर ईओ कैथोड माइनस ईओ नोड, यानी कि अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव से ईओ सेल का मान +0.34 और ईओ नोड का मान 0। तो यहाँ पर हम ईओ कैथोड ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव बराबर +0.34 वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ईओ 0 होता है। बस इसमें आज यहीं तक। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।